थ्रू पबैट को हम कंटिन्यू करते हैं। सो हमारा क्वेश्चन है, द लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नॉट एज इफेक्टिव एज इट ऑट टू बी। मतलब हमारा जो लेजिस्लेचर है वो एक तरीके का कंट्रोल बना के रखता था एडमिनिस्ट्रेशन पे, वो आज के टाइम पे आपको इतना क्या नहीं मिलेगा, इफेक्टिव नहीं मिलेगा जितना हुआ करता था। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि लेजिस्लेटिव कंट्रोल है क्यों। सो इट बेसिकली इंश्योर करता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्या रहे, अकाउंटेबल रहे, डिबेट्स के थ्रू, कमिटीज़ के थ्रू क्वेश्चंस पूछे जाएँ, और वही एक पार्ट है, दिस इज़ वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जिससे कि ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस हो। सो जो कीवर्ड है वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी है। ठीक है, क्यों, किसमें, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, जिससे क्या हो, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस बनी रहे। नाउ बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ लेजिस्लेटिव कंट्रोल, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग किस हिसाब से लेजिस्लेचर एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल रखती है। सबसे पहला है कि वो क्वेश्चंस पूछते हैं, आपको पता है पार्लियामेंट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओरल रिटन, हमारी जो भी इससे मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर होती है, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होती हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट है, डिपार्टमेंटल कमेटीज़ हैं, वो मॉनिटर करते हैं कि एग्जीक्यूटिव क्या एक्शन ले रहा है। बजटरी कंट्रोल है, जो भी बजट है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उस पर डिबेट होता है, उस पर वोट होता है हमारे, किसमें, लेजिस्लेचर ही वहाँ पे करते हैं। मोशंस हैं, डिबेट्स हैं, जैसे कि कॉलिंग अटेंशन मोशन है, नो कॉन्फिडेंस मोशन है, ये सब कुछ क्या करते हैं, ये स्क्रूटनाइज करते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को। नाउ क्या रीजंस है फॉर द इनइफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। सबसे पहला है, इनइफेक्टिव है क्यों, पार्टी विप डोमिनेंस। हर एक पार्टी का एक विप होता है, वो विप बेसिकली काम क्या करता है कि वो सारे मेंबर्स को डायरेक्शन देना है कि किस तरीके से आपको एक्ट करना है ना पार्लियामेंट। तो उससे क्या हो रहा है कि जो इंडिपेंडेंट क्वेश्चनिंग है, इससे क्या हो रहा है, जो हमारी इंडिपेंडेंट क्वेश्चनिंग है, ठीक है, सो इससे क्या हो रहा है, जो हमारी इंडिपेंडेंट क्वेश्चनिंग है, कोई रूलिंग पार्टी करता एमपी, वो नहीं कर पा रहा है। देन देयर इज अ फ्रीक्वेंट डिस्ट्रप्शंस, लेजिस्लेशन सेशंस आप देखोगे तो ऑफन एडजर्न कर दिए जाते हैं विदाउट इफेक्टिव डिस्कशन, अच्छे से डिस्कशन नहीं होता, उससे पहले उसको एडजर्न कर दिया जाता है। पुअर अटेंडेंस है, एमपीज आपको पता है एब्सेंट होते हैं क्रूशियल कमेटी या डिबेट सेशंस में काफ़ी बार। कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन है, टेक्निकलिटीज़ जो है वो हिंडर कर रही हैं इन्फॉर्म्ड क्वेश्चनिंग एंड ओवरसाइट को। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, रूल्स, टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा हैं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो इतना अच्छे से क्वेश्चनिंग एमपीज कर ही नहीं पा रहे हैं, वो ओवरसाइट नहीं रख पा रहे, उतना सोच नहीं पा रहे उन चीज़ों के बारे में। ऑर्डिनेंस ओवर यूज़ होता है बहुत बार, एग्जीक्यूटिव को बाईपास, एग्जीक्यूटिव क्या करा रहा है, बाईपास करा रहा है लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी को, किससे, ऑर्डिनेंसेस के थ्रू, ऑर्डिनेंस के थ्रू लॉ ले आते हैं, वो स्क्रूटनाइज नहीं होता 6 महीने तक, उसके बाद दोबारा ऑर्डिनेंस ला दो, रीप्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस चलता रहता है, और वो हमारा लेजिस्लेचर के कंट्रोल से, जो उनका चेक ऑन बैलेंस है, उससे बच जाते हैं वो। ठीक है, नाउ इंडियन एग्जांपल्स देख लेते हैं जो इलस्ट्रेट कर रहे हैं वीक कंट्रोल को। किस तरीके से हम देखेंगे वीक कंट्रोल हमें देखने को मिलता है, जैसे कि 2020 का फार्म लॉस है, वो पास हो जाते हैं मिनिमल पार्लियामेंट्री डिबेट एंड स्क्रूटनी के साथ, जिस पे काफ़ी हड़ताल भी हुआ था, बहुत सारे फार्मर्स थे जिन्होंने स्ट्राइक वगैरह भी करी थी। ठीक है, देन देयर इज आधार लेजिस्लेशन, ऐसे जो है आधार को हमने मनी बिल बना दिया, जिससे कि वो राज्यसभा की ओवरसाइट से बच सके। तो ये उसी तरीके का एक एग्जाम्पल है, दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर दैट। ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर दैट। उसके अलावा आप देखने को मिलेगा एमपी लेट स्किम मिसयूज। ठीक है, चलो खैर 2 ही एग्जाम्पल याद रखो, फार्म लॉज याद रख लो 2020 के, आधार की लेजिस्लेशन। ठीक है, सो ये एक एग्जाम्पल है। नाउ स्ट्रेंथन कैसे करें, अब हम इसको स्ट्रेंथन करना भी आना चाहिए। सो सबसे पहला है वही वाली चीज़ है, प्रॉब्लम्स को ठीक करो, एम्पावर करो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को, कि वहाँ पे एक्सपर्ट सपोर्ट हो और बाइंडिंग पावर हो, सिर्फ वो रिकमेंडेशन ही देते ना रह जाए, है ना, एंड एक्सपर्ट सपोर्ट हो, वहाँ पे एक्सपर्ट्स काम करें। इंक्रीज़ करो सिटिंग डेज को, लॉन्गर सेशंस रखो, जिससे कि अब ज़्यादा लेजिस्लेटिव एंगेजमेंट हो पाए। इनकरेज करो बाई पार्टीसन डेलिब्रेशन को। बाई पार्टीसन डेलिब्रेशन का मतलब क्या है कि रिड्यूस द डिसरप्शन थ्रो कंसेस बिल्डिंग, कंसेस को बिल्ड करो। बाई मतलब 2 पार्टीज को बिठाओ और डिस्कशंस करो। ठीक है, डिसरप्शन रोको, एक दूसरे के काम में नकल निकालना छोड़ो, उनको बिठाओ। बाई पार्टीसन डेलिब्रेशन, इट्स इंपॉर्टेंट कीवर्ड, इसको लिखते रहना है। ट्रेनिंग करो, एमपीज को ट्रेन करो, टेक्निकल ट्रेनिंग दो, जिससे कि उनकी क्वालिटी ऑफ क्वेश्चनिंग बढ़े, वो अच्छे क्वेश्चंस पूछ पाएँ। टेक्निकल ट्रेनिंग दो, उनको नॉलेज होनी चाहिए। आप जिस मिनिस्ट्री से, बहुत बार ऐसा होता है कि जिस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं वो, उनको उस मिनिस्ट्री का कुछ भी आइडिया नहीं होता है, सो क्वेश्चन ही नहीं कर पाते, वो जवाब ही नहीं दे पाते हैं। सो दैट इज़ वाई
डिजिटल ट्रैकिंग कर सकते हो आप प्रोमिसेस का, कोई किसी ने प्रॉमिस किया था तो कितना एग्जीक्यूटिव एक्शन हुआ उसको ट्रैक कर सकते हो लेजिस्लेटिव रिकमेंडेशंस पे। तो ये सारी कुछ हमारी कोशिशें हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, लेजिस्लेटिव ओवरसाइट को बेटर कर सकते हैं। अब कंक्लूजन में देखेंगे क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में हम फॉरवर्ड लुकिंग, पॉजिटिव और बैलेंस्ड रखेंगे। स्ट्रेंथनिंग लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी फॉस्टर्स, अगर हम स्ट्रेंथन करते हैं अपने लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी का तो उसका बहुत बेनिफिट्स हैं, लाइक इट फॉस्टर्स द ट्रांसपेरेंसी अच्छी होती है, अकाउंटेबिलिटी अच्छी होती है, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस आती है, ज़्यादा अच्छे से पार्टिसिपेशन होता है, लोगों की आवाज़ें अच्छे से पहुंचती हैं, इंडिया की इवॉल्विंग डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप और ज़्यादा इससे क्या होगा, बेटर होगा, है ना, इंडियाज़ इवॉल्विंग डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैक एंड मोर्टन डिफाइन लीडरशिप स्टाइल्स बेस्ड ऑन 2 डायमेंशंस पे। तो ये एक थिंकर है जिन्होंने लीडरशिप के बारे में बोला है ना, और 2 डायमेंशंस पे बोला है, कंसर्न फॉर पीपल एंड कंसर्न फॉर प्रोडक्शन करके। और इन लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट में आपको मैनेजरियल ग्रिड मॉडल को बताना है और रीज़न भी बताना है कि कौन सा जो स्टाइल है वो बेस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं लीडरशिप क्या होती है। इंट्रोडक्शन में हम जनरली कीवर्ड्स को जो होते हैं, कीवर्ड्स को वी विल ट्राई टू डिफाइन करते हैं, तो हमने यहाँ पे भी वही करा है। लीडरशिप वो एबिलिटी है जो गाइड कर रही है टीम्स को बाय बैलेंसिंग मोटिवेशन। लीडरशिप का मतलब क्या होता है, जो गाइड करता है ना, जो लीडर्स व्हाट हु लीड्स, है ना, अ ग्रुप, अ टीम, इंडिविजुअल्स, डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड उनके एफर्ट्स को एक डायरेक्शन देता है, बैलेंस करता है मोटिवेशन को, गोल्स को, ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस को थ्रू इफेक्टिव इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस के थ्रू। ठीक है, और वी कैन से कि वो अलाइन करता है इंडिविजुअल के गोल को ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ। ठीक है, आगे देखिए मैनेजरियल ग्रिड मॉडल क्या है, सबसे पहले देखते हैं। उसको डेवलप किसने करा है, ब्लैक एंड माउंटेन ने। ठीक है, बेस्ड ऑन 2 डायमेंशंस पे कि कंसर्न फॉर पीपल एंड कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, 2 डायमेंशन हैं इसकी अलग अलग। ठीक है, एम क्या है इस मॉडल का, आइडेंटिफाई करना इंडिविजुअल के डिफरेंट स्टाइल्स को इम्प्रूव करना कि मैनेजरियल इफेक्टिवनेस बढ़े, इसीलिए हम इसको लेके आए हैं। ठीक है, तो ये हमारा ओवरव्यू हो गया कि मैनेजरियल ग्रिड मॉडल क्या है, उसको डेवलप किसने कराया, ब्लैक एंड मॉर्टन ने। किस 2 डायमेंशंस के बेस पे, कंसर्न फॉर पीपल एंड कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, एक में ज़्यादा ध्यान लोगों का रखा जाएगा, एक में ज़्यादा ध्यान प्रोडक्शन का रखा जाएगा। और एम क्या है इसका कि हम अच्छे से अच्छा बेहतरीन जो सबसे बेस्ट लीडरशिप स्टाइल है उसको आइडेंटिफाई करें एंड उससे हमारी मैनेजरियल इफेक्टिवनेस बढ़े, इंप्रूव हो। ठीक है, इन कीवर्ड्स को लिखते रहना है। लीडरशिप स्टाइल क्या है मैनेजरियल अपग्रेड में, सो बहुत सारे स्टाइल है, उसमें से सबसे पहला है 1 इम्पॉवरिश्ड स्टाइल। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा लोग कंसर्न है, ना ही तो ज़्यादा लोगों पे ध्यान है, ना ही ज़्यादा प्रोडक्शन पे ध्यान है। उससे ऑफकोर्स क्या होगी, डिसंगेजमेंट, ना ही तो लोग खुश हैं तो वो इंगेज नहीं करेंगे, और एफिशिएंसी भी नहीं होगी क्योंकि प्रोडक्शन पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं है तो इनएफिशिएंट होगा। ठीक है, तो अच्छा नहीं है मतलब ये तो। देन देयर इज अ कंट्री क्लब स्टाइल, हाई पीपल लो प्रोडक्शन फोकस, लोगों पे ज़्यादा फोकस है। ठीक है, इनकरेज कंफर्ट बट रिड्यूसेस रिजल्ट, ऑफकोर्स कंफर्ट तो बढ़ेगा, लोग खुश रहेंगे, लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्शन है, जो रिजल्ट है वो उतना अच्छा नहीं आ पाएगा। राइट, नाउ टास्क स्टाइल, टास्क स्टाइल का मतलब है प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और लो पीपल पे बहुत कम। ऑफकोर्स प्रेशर क्रिएट होगा और यहाँ पे टीम का जो मोराल है वो अच्छा नहीं होगा। ऑफकोर्स लोग खुश नहीं है बिकॉज प्रोडक्शन पे तो पूरा पूरा ध्यान है, लेकिन लोग क्या है वो खुश नहीं है। ठीक है, तो पहले में दोनों पे ध्यान नहीं था, कंट्री क्लब में लोगों पे था, टास्क स्टाइल में सिर्फ प्रोडक्शन पे। नाउ देयर इज अ मिडल ऑफ द रोड स्टाइल। ठीक है, यहाँ पे मॉडरेट कंसर्न है दोनों पे, बैलेंस रहेगा बट थोड़ा सा एक्सीलेंस नहीं पहुँच पाएंगे। ठीक है, ओके, गुड बट नॉट ग्रेट, गुड बट नॉट ग्रेट वाली हालात यहाँ पे होंगी, मिडल ऑफ द रोड स्टाइल रहेगा ये। देन देयर इज अ टीम स्टाइल, हाई कंसर्न फॉर बोथ पीपल इन प्रोडक्शन, लोगों के लिए एंड प्रोडक्शन दोनों के लिए ही बहुत बेहतरीन है ये, दोनों पे फुल फोकस है। आइडल है सस्टेन परफॉर्मेंस एंड मोराल के लिए, यहाँ पे क्या होगी, सस्टेनेबिलिटी अच्छी रहेगी, वो लॉन्ग टर्म के लिए इट इज़ वेरी गुड। हाई कंसर्न फॉर बोथ पीपल एंड प्रोडक्शन। ठीक है, सो ये 3-4 हमने देखे, इनको इनकी सारे इन कीवर्ड्स को याद रखना है। ठीक है, और इनको लिख लेना है। इम्पॉवरिश्ड, ठीक है, हाई कंट्री क्लब स्टाइल, टास्क स्टाइल, मिडल ऑफ द रोड स्टाइल, टीम स्टाइल। ठीक है, आगे देखो, अब क्यों 9 टीम स्टाइल सबसे बेस्ट क्यों है, वाई 9 टीम स्टाइल इज द बेस्ट। सबसे पहला है इट्स प्रमोट्स द कोलैबोरेशन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कोलैबोरेशन को प्रमोट करेगा, है ना, लोगों का पे ट्रस्ट बढ़ेगा, टीम वर्क, शेयर्ड गोल्स हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि लोगों पे बहुत अच्छा ध्यान है, लोग खुश हैं। यहाँ पे प्रोडक्टिविटी एंड एम्पैथी दोनों का बैलेंस हो पाएगा, रिजल्ट्स हम ड्राइव कर पाएंगे। ठीक है, बिल्ड लॉन्ग टर्म मोटिवेशन, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है, तो ये मोटिवेशन भी लॉन्ग टर्म अच्छी रहेगी, एम्प्लॉयज़ को वैल्यू फील होगा, इन्वेस्टेड फील होगा कि हाँ हमने अगर मेहनत करी तो अच्छा किया, कुछ बुरा नहीं किया। फॉस्टर होगा इनोवेशन, है ना, एम्पावर टीम्स अच्छा क्रिएटिव सोल्यूशन लेके पाएंगे, इनिशिएटिव आएगा, इमेजिनेटिव वो हो पाएंगे अच्छे से। रेजिलिएंट ड्यूरिंग क्राइसिस, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, दैट इज रेजिलिएंट ड्यूरिंग क्राइसिस, मतलब
रेजिलिएंट का मतलब क्या है कि गिर के भी उठना आएगा उसे, तो वो रेजिलिएंट रहेगी ड्यूरिंग द क्राइसिस। स्ट्रॉन्ग टीम कल्चर इनेबल्स बेटर क्राइसिस मैनेजमेंट। स्ट्रॉन्ग टीम जो कल्चर है उससे बेटर हमारा क्राइसिस मैनेजमेंट होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। स्ट्रॉन्ग टीम का कल्चर, बेसिक चीज़। तो ये सब कुछ क्या है कि वाई टीम स्टाइल बेस्ट है। टीम स्टाइल क्यों बेस्ट है? कोलैबोरेशन भी अच्छी है, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पैथी पे भी बैलेंस अच्छा है, लॉन्ग टर्म मोटिवेशन रहेगी, इनोवेशन फॉस्टर होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट रेजिलिएंट रहेगा ड्यूरिंग द क्राइसिस। ये सारे कीवर्ड्स को लिखते चलना है। तो अगर हम बात करें खुद के ही एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम, आपको पता है वो टीम कल्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, स्पेशली डीआरडीओ और इसरो मिशंस में। ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स हैं, उसने कहीं ना कहीं क्या करा है, हाई परफॉर्मिंग टीम्स की वजह से वो सक्सेस हो पाया। लीडरशिप इन इलेक्शन कमीशन में आप देखने को मिलेगा काफ़ी ट्रांसपेरेंट एंड कोऑर्डिनेटेड अप्रोच होती है इनकी, जिसकी इतने वास्ट ज्योग्राफी पे भी इलेक्शन इतनी क्रेडिबल तरीके से वो करा पाते हैं। सो ये आप एग्जाम्पल्स देख सकते हो, एपीजे अब्दुल कलाम एज अ पर्सन, ई गवर्नेंस एज एन इनिशिएटिव एंड इलेक्शन कमीशन एज एन ऑर्गेनाइजेशन की बहुत अच्छा एक लीडरशिप स्टाइल का ये है। कंक्लूजन की अगर मैं बात करूँ, सो टीम लीडरशिप फॉस्टर्स, अगर टीम में आप, टीम लीडरशिप का मतलब क्या है, सारी टीम को आप एक तरीके से लीड कर रहे हो, अच्छी तरीके से लीड कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, इंक्लूसिव ग्रोथ, सब इंक्लूड हो पा रहे हैं, इंश्योर हो रहा है पब्लिक वेलफेयर, सबका भला भी होगा, ह्यूमन पोटेंशियल्स को भी अब अलाइन कर पाओगे नेशनल गोल्स के साथ, इंडिविजुअल के गोल एंड नेशनल गोल सबको मिला पाएंगे इन डायनामिक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटिंग्स में। सो कुल मिला के इट्स अ वेरी गुड एंड वी शुड ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इन अवर सिस्टम, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया, आगे देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्यूरो शेपिंग मॉडल हैज़ बीन डेवलप्ड एज अ रिस्पॉन्स टू द बजट मैक्सिमाइजिंग मॉडल। कमेंट कीजिए, मतलब क्या है इस चीज़ का। ब्यूरो शेपिंग मॉडल जो है वो डेवलप्ड किए गए हैं एज अ रिस्पॉन्स टू बजट मैक्सिमाइजिंग, मतलब ब्यूरो शेपिंग मॉडल हम बजट मैक्सिमाइजिंग मॉडल की जगह लेके आए हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन में, व्हाट इज ब्यूरो शेपिंग मॉडल। ये बेसिकली एक्सप्लेन करता है कि सिविल सर्वेंट्स प्रेफर करते हैं शेपिंग एलाइट यूनिट्स ओवर एक्सपेंडिंग बजट्स अनलाइक ट्रेडिशनल बजट मैक्सिमाइजेशन। ब्यूरो शेपिंग मॉडल एक नया मॉडल है, एक नई अप्रोच एडमिनिस्ट्रेशन में, जो कि बेसिकली क्या करता है, जिसमें होता क्या कि सिविल सर्वेंट्स प्रेफर करते हैं शेपिंग एलाइट यूनिट्स ओवर एक्सपेंडिंग बजट्स, जो है उसी को बेहतरीन बनाना, ओवर एक्सपेंडिंग, ना कि बजट को बढ़ाते रहो, जैसे कि पिछली जो ट्रेडिशनल करती थी, दैट इज बजट मैक्सिमाइजेशन का काम नहीं करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिया हमने, सबसे पहले लेते हैं बजट मैक्सिमाइजिंग मॉडल था क्या। बेसिकली इसको प्रपोज विलियम निस्कैनन ने किया था, इसको लिखते रहना, ठीक है। इसमें जो सिविल सर्वेंट है, इसमें होता क्या है, उनका एम होता है कि मैक्सिमाइज करो डिपार्टमेंटल बजट, कि अपने डिपार्टमेंट के बजट को बढ़ाते रहें, जिससे उनकी पावर, प्रेस्टीज, स्टाफ बढ़ता रहे, उनके पास करप्शन का पैसा आता रहे। अज्यूम करते हैं ये ब्यूरोक्रेट्स क्या है, सेल्फ इंटरेस्टेड है। इस मॉडल में क्या होता है कि ब्यूरोक्रेट्स अपने बारे में सोचेंगे, पब्लिक वेलफेयर के बारे में नहीं सोचेंगे, जिससे कि ओवरसाइज एंड इनएफिशिएंट डिपार्टमेंट्स का क्रिएशन हो जाएगा, बढ़ते जाएंगे और वो इनएफिशिएंट भी होते जाएंगे। एग्जांपल ले लेते हैं, एक्सपेंशन ऑफ मल्टीपल ओवरलैपिंग वेलफेयर स्कीम्स इन इंडिया फॉर पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक गेन। जैसे कि आप देख सकते हो कि एक न्यूट्रिशन के लिए पोषण है, बट बहुत सारी मल्टीपल ऐसी और भी स्कीम्स आ गई हैं, ऐसे मनरेगा था, वो था, फिर उसके बाद लिवलीहुड मिशन अलग आ गया है। तो इतनी सारी ओवरलैपिंग जो हो रही हैं स्कीम्स की, उसने कहीं ना कहीं क्या है, बजट को ही तो मैक्सिमाइज करा है कि पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, ज़्यादा स्कीम्स मतलब ज़्यादा पैसा, ठीक है। लेकिन भला नहीं होगा उसमें क्या होगा, इनएफिशिएंसी आएगी, ओवरसाइज हो जाएगा, वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे। दिस इज कॉल्ड बजट मैक्सिमाइजिंग मॉडल, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान डिज़ायर्स पे रहेगा, प्रेस्टीज एंड पॉलिसी इन्फ्लुएंस पे, ठीक है। जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, नॉट ऑल ब्यूरोक्रेट्स सीक्स मोस्ट फंड बट मैनी प्रेफर इन्फ्लुएंस, बट बहुत सारे लोग हैं जो फंड्स पे ध्यान नहीं देंगे, हो सकता है कि फंड्स बढ़वाने की कोशिश ना करे, लेकिन इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश करे ओवर द इम्प्लीमेंटेशन, यानी इग्नोर करेगा इंटरनल मोटिवेशन और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को। मतलब कुल मिला के उसकी जितनी बुराइयाँ सब कुछ लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। ओके, इमरजेंस ऑफ ब्यूरो शेपिंग मॉडल। अब इसी की ऑफकोर्स लिमिटेशंस के कारण हमने देखा, सबसे पहले बजट मैक्सिमाइजिंग मॉडल क्या है, फिर देखा इसकी कमियां हैं, उन कमियों के कारण ही क्या हुआ, इमरजेंस हुआ है हमारे, दैट इज ब्यूरो शेपिंग मॉडल का, जो कि कौन लेके आया है, क्रिस्टोफर हुड। इनको नाम को लिखते रहना, कौन मॉडल कौन लेके आ रहा है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तभी लगेगा कि एग्जामिनर को पढ़ के आए हैं जब नाम लिखेंगे। विलियम निस्कैनन लेके आया है हमारा, दैट इज बजट मैक्सिमाइजिंग, एंड ब्यूरो शेपिंग कौन लेके आया है, क्रिस्टोफर हुड। ये कहता है, सजेस्ट करता है कि ब्यूरोक्रेट्स को कि शेपिंग स्मॉल स्ट्रैटेजिक यूनिट्स रेदर देन मैनेजिंग लार्ज। वो कहता है कि जो है ना आपकी यूनिट, उसको और छोटा करो, इसको इतने पे ले आओ, बट उस काम को अच्छे से करो, उसी को शार्प कर लो, उसी को बेहतरीन बना लो, लार्ज डिलीवरी सिस्टम रखो, फोकस करो पॉलिसी एडवाइस पे, रेगुलेशन पे, एलाइड फंक्शंस पे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट काम है उन पे ध्यान दो, ना कि सिर्फ बजट बढ़ाए जा रहे हो, स्कीम्स लाए जा रहे हो, उनकी जो पहली है उनको तो इम्प्लीमेंट करो अच्छे से।
डिलीवरी एंड रूटीन टास्क आर ऑफन आउटसोर्स और डेलीगेटेड, और जो फालतू का काम है उसको आउटसोर्स कर दो, ठीक है। वो क्या कह रहा है, शेपिंग स्मॉल स्ट्रेटेजी यूनिट, छोटी एंड स्ट्रेटेजी यूनिट्स को आपको शेप करना है, एंड पॉलिसी एडवाइस रेगुलेट एंड एलाइड फंक्शंस करो, इंपॉर्टेंट फंक्शंस आप कर लो, बाकी को आप क्या कर दो, आउटसोर्स या डेलीगेट कर दो। दिस इज कॉल्ड ब्यूरो शेपिंग मॉडल, ठीक है। क्या फीचर्स हैं, प्रेफरेंस दिए जाएंगे कोर प्रिंसिपल्स को, जो कि मेन रोल है, जैसे कि पॉलिसी मेक करना, स्ट्रैटेजी बनाना, रेगुलेशंस करना, है ना, ये सब कुछ उनका काम है, इन चीज़ पे ध्यान दो। डेलीगेशन ऑफ डिलीवरी का मतलब है कि जो डिलीवरी सर्विसेज आप उसको आउटसोर्स करा सकते हो तो सेमी ऑटोनोमस बॉडी से उसको आउटसोर्स करा दो। तीसरा वो क्या कह रहा है, डिजायर फॉर इन्फ्लुएंस एंड विजिबिलिटी, वो कहता है एम्फोसिस ऑन एलाइड स्टेटस, मीडिया विजिबिलिटी एंड मिनिस्ट्रियल प्रॉक्सिमिटी। वो कहता है कि अगर आपको बहुत इच्छा है कि आपको इन्फ्लुएंस में आना है, आपको भैया एकदम टीवी के आगे आना है, तो टीवी के आगे आ जाओ, बट ये मत करो कि बजट ही मैक्सिमाइज करते रहो, ठीक है। मीडिया विजिबिलिटी बढ़ा लो अपनी, कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल एक्सपर्ट टीम्स, वो कहता है कि छोटी टीम रखो लेकिन स्मॉल रखो, एक्सपर्ट्स रखो, उसमें लीन टीम्स रखो विद स्पेशलाइज स्किल्स फॉर हायर स्टेटस, कि अच्छे से अच्छा वो काम करके थे। तो दिस इज कॉल्ड ब्यूरो शेपिंग मॉडल। नाउ एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, जैसे नीति आयोग है, वो एक एडवाइजरी रोल प्ले करता है और उसकी एक लिमिटेड इंप्लीमेंटेशन का काम है, ज़्यादा इंप्लीमेंटेशन में वो रखता नहीं है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि एक तरीके से ब्यूरो शेपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को ही दिखाता है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीएसयूज है, पीएसयूज के हम प्राइवेटाइजेशन करा रहे हैं। जनरली होता क्या है इसमें, ब्यूरोक्रेट्स पॉलिसीज वगैरह बना रहे हैं, एक रेगुलेशन का काम करेंगे, वाइल जो ऑपरेशन है उनको किसको दे देंगे, प्राइवेट प्लेयर्स को दे देंगे, दे आर हैंडिंग इट टू द प्राइवेट प्लेयर्स, आउटसोर्स कर दिया, ठीक है, सिर्फ एलाइड फंक्शंस को रख लिया। मिशन कर्मयोगी, इसका भी मेन है कि आपको ट्रेन करना है ब्यूरोक्रेट्स को स्ट्रैटेजिक थिंकिंग में, कि कितने अच्छे से सोचें लीडरशिप में, सिर्फ सर्विस डिलीवरी के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ डिलीवर नहीं करना है चीज़ों को, क्या करना है, थिंकिंग भी अपनी स्ट्रैटेजिक रखनी है, ठीक है। रोल ऑफ आईएएस ऑफिसर्स जिसकी पॉलिसी सेल्स में होते हैं, उनका यही काम होता है कि वो थिंक टैंक्स का काम करते हैं, ठीक है। और ठीक है, कंपैरेटिव रिफ्लेक्शन, ब्यूरो शेपिंग मॉडल को अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन में ला दें कि इसके दोनों के, सो ब्यूरो शेपिंग मॉडल रिफ्लेक्ट कर रहा है शिफ्ट इन मॉडर्न गवर्नेंस टुवर्ड्स लीनर स्मार्टर ब्यूरोक्रेसी। तो कैसी बात कर रहा है, लीन, बहुत ज़्यादा ऐसी भी नहीं होनी चाहिए, लीन, थोड़ी सी ऐसे लेटी हुई ब्यूरोक्रेसी है जो कि शार्प है, जिसमें एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी देना नहीं है, अनइम्पॉर्टेंट कामों पे नहीं है, एलाइड फंक्शंस पे जिनका काम है, ध्यान है। एम्फेसाइज कर रहा है गवर्नेंस को ओवर द गवर्नमेंट, गवर्नेंट की जगह हम क्या लेके आए हैं, गवर्नमेंट की जगह गवर्नेंस लेके आ रहे हैं। स्टेयरिंग ओवर रोइंग, दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। तो कंपैरेटिव करें तो ये स्टेयरिंग की बात कर रहा था, ये रोइंग की बात कर रहा है। ये हमारी फर्स्ट फिट्स वेल विद एनपीए एंड आउटसोर्सिंग ट्रेंड्स के साथ ये काफ़ी अच्छे से फिट भी होता है, जो हमारा दैट इज ब्यूरो शेपिंग मॉडल है, समझ में आया। सो इसने शिफ्ट करा ब्यूरोक्रेसी को, एक लीनर स्मार्टर ब्यूरोक्रेसी बना दिया है। गवर्नेंस से हम गवर्नेंस आ गए, रोइंग से हम स्टेयरिंग पे आ गए हैं, ठीक है। सो और ये एनपीए का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। आगे कंक्लूजन लिखें तो ब्यूरो शेपिंग मॉडल इनेबल कराता है फोकस्ड गवर्नेंस की, ज़्यादा अच्छी गवर्नेंस हो, फोकस्ड गवर्नेंस हो एंड इनोवेशन हो, हम कॉम्प्लीमेंट कर पाए इंडिया की इवॉल्विंग दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स को विद स्ट्रैटेजिक पब्लिक लीडरशिप के साथ, ठीक है, और बेहतरीन बना पाए। गवर्नेंस पे फोकस हो, इनोवेशन पे फोकस हो, इंपॉर्टेंट काम पे फोकस हो, अनइम्पॉर्टेंट कामों पे टाइम वेस्ट ना हो, सो ये इंश्योर कराता है। द very next question is, okay, so civil society perform करती है की रोल in defending the people against the state and market and in exerting the democratic will to influence the state, analyze। मतलब ये कह रहा है कि सिविल सोसाइटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। क्या कर रही है वो, सबसे पहला वो डिफेंड कर रही है लोगों को अगेंस्ट द स्टेट, दूसरा वो डिफेंड कर रही है लोगों को अगेंस्ट द मार्केट, एंड तीसरा वो एजर्ट कर रही है डेमोक्रेटिक विल, जिससे वो इन्फ्लुएंस करता है स्टेट को। अब सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज सिविल सोसाइटी इन द इंट्रोडक्शन। तो सिविल सोसाइटी का मतलब होता है वॉलंटरी नॉन स्टेट एसोसिएशंस जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करती हैं, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाती हैं एंड डीपन करती हैं डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को बढ़ाती हैं द गवर्नेंस, ठीक है। दीज आर वॉलंटरी, गवर्नमेंट वाली नहीं होती हैं, ठीक है। रोल क्या है डेमोक्रेसी में, सबसे पहला एक चेक ऑन स्टेट पावर, स्टेट की पावर पे चेक ऑन लगाती है, ये मॉनिटर करती है कि स्टेट कहीं फालतू में ओवर रीच तो नहीं कर रहा है किसी जगह पे जाके, प्रोटेक्ट करती है इंडिविजुअल के राइट्स को, कॉन्स्टिट्यूशनल की फ्रीडम्स को, ठीक है। एग्जाम्पल पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ है, उन्होंने चैलेंज करा था अनलॉफुल डिटेंशन को अंडर द टाडा एंड पोडा। खैर इतना ध्यान नहीं रखना, बस थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना। नाउ रेगुलेट करती है मार्केट के फोर्सेस को भी, वो ध्यान रखती हैं कैसे रहेंगे कॉर्पोरेट बिहेवियर को, एक्सप्लोटेटिव कॉर्पोरेट बिहेवियर को भी ध्यान रखती हैं, एथिकल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करती हैं, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल से कंज्यूमर वॉइस एंड सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट कैंपेन उन्होंने करा अगेंस्ट द हार्मफुल पेस्टिसाइड्स जो कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में डाले जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो कंज्यूमर्स को हार्श कर रहे थे इसके लिए। देन देयर इज अ स्ट्रेंथनिंग पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, स्ट्रेंथन करती है, इनेबल करती है सिटीजन्स को कि वो इन्फ्लुएंस कर पाए पॉलिसी मेकिंग को,
लोगों की आवाज़ को अपने थ्रू गवर्नमेंट तक पहुंचाती है, तो इन्फ्लुएंस करती है कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकिंग को, एंड डिमांड अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट से पूछते हैं। जैसे कि मजदूर किसान एक शक्ति संगठन है जिसने आरटीआई भरी एंड एम्पावर करा सिटीजन्स को कि हमें बताओ ये हुआ है तो क्यों हुआ है, ऐसे करके। देन डिफेंडिंग पीपल, अब ये तो हमने देखे सिंपल रोल क्या है इसकी, ठीक है। एक चेक लगा रही है, मार्केट फोर्सेस को रेगुलेट कर रही है, एक्सप्लॉइटेटिव कॉर्पोरेट बिहेवियर से बचा रही है, एथिकल प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर रही है, स्ट्रेंथनिंग कर रही है पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट का बिकॉज इट इज इन्फ्लुएंसिंग द पॉलिसी मेकिंग। नाउ डिफेंडिंग द पीपल कैसे बचाती है, तो सबसे पहले लीगल एड एंड एडवोकेसी प्रोवाइड कराती है, ये लीगल सपोर्ट देते हैं मार्जिनलाइज को, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क है वो सपोर्ट करता है विक्टिम जो भी कस्टोडियल वायलेंस के विक्टिम है, कस्टडी में उनके साथ वायलेंस हुआ है, गलत हुआ है, ठीक है। देन प्रोटेस्टिंग सिविल लिबर्टीज, रेजेस द वॉइस अगेंस्ट स्टेट सर्विलेंस, सेंसरशिप एंड मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। तो ये करता है प्रोटेक्टिंग सिविल लिबर्टीज, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है सिविल लिबर्टीज़ को, किसके खिलाफ से, स्टेट सर्विलेंस के थ्रू, ठीक है, कि स्टेट हद से ज़्यादा मिसयूज़ ना करे अथॉरिटी का, हमारी दादा ना बन जाए। जैसे कि पोजीशन क्या कहता है सेक्शन 66A ऑफ डिजिटल राइट्स ग्रुप्स लाइक इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने, ठीक है। उसके बाद इंपावर करती है मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को, मैंने बताया सोशल इंक्लूजन में उनको प्रमोट करती है और फाइट करती है डिस्क्रिमिनेशन को। जैसे कि दलित फाउंडेशन है जो कि काम कर रही है एससी कम्युनिटीज़ की अपलिफ्टमेंट पे ग्रास रूट एक्टिविज्म के थ्रू, ठीक है। तो लीगल एड भी प्रोवाइड कर रही है, लिबर्टीज़ को भी बता रही है कि स्टेट कुछ बुरा ना करे, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को भी इंपावर कर रही है। नाउ डिफेंडिंग पीपल अगेंस्ट द मार्केट, मार्केट से कैसे डिफेंड कर सकती है, तो प्रमोट करती है एथिकल कंजप्शन हो, चीज़ें सही तरीके से, अवेयरनेस फैलाती है कि फ्री ट्रेड होना चाहिए, फेयर ट्रेड होना चाहिए, सस्टेनेबल लिविंग एंड कंज्यूमर राइट्स के बारे में, ठीक है। जैसे कि कंज्यूमर एजुकेशन रिसर्च, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जस्ट टिक अ लुक, जो याद हो जाए, नहीं तो बस पढ़ते रहो। कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर जो कि वर्क करती है मेडिकल एथिक्स एंड प्रोडक्ट सेफ्टी पे। एक्सपोजिंग एक्सप्लॉइटेशन करप्शंस, जो इन्वेस्टिगेट करती है ना, एक्सपोज करती है जो भी कॉर्पोरेट अगर कुछ फ्रॉड कर रहा है, कोई पोल्यूशन कर रहा है, अनएथिकल लेबर प्रैक्टिसेस कर रहा है, तो उसको भी एक्सपोज कराती है, ठीक है। जैसे कि CSC ने एक्सपोर्ट किया था इलीगल माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ में हो रहा था। तो ये सारे काम वो कर रही है, डिफेंडिंग पीपल अगेंस्ट द मार्केट, एथिकल कंजप्शन को बढ़ा रही है, एक्सप्लॉइटेटिवनेस एंड करप्शन से उसको बचा रही है। तो ये दो वर्क ही इज डूइंग। अगर बात करूँ एजर्ट, अब डेमोक्रेटिक विल कैसे एजर्ट कर रही है, कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है स्टेट को, तो सबसे पहला है पॉलिसी एडवोकेसी एंड रिफॉर्म। तो सिविल सोसाइटी पुश करती है इंक्लूसिव पॉलिसीज़ को रिसर्च के थ्रू, मोबिलाइजेशन, लॉबिंग, मतलब वो सजेस्ट भी करते हैं गवर्नमेंट को, है ना। जैसे एनजीओज लाइक PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च है, उन्होंने असिस्ट करते हैं MPs को कि किस तरीके से बेटर और इंक्लूसिव पॉलिसीज़ बनाई जाए, ठीक है। सोशल मूवमेंट्स एंड अवेयरनेस, मोबिलाइज करते हैं लोगों को, इकट्ठा करते हैं फॉर ग्रास रूट डेमोक्रेसी के लिए, कलेक्टिव बार्गेनिंग करने के लिए, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन है ना, उसने रेजिस्ट करा कि डिस्प्लेसमेंट और डिमांड करा कि रिहेबिलेशन होना चाहिए फॉर इफेक्टिव कम्युनिटीज़ के लिए। तो ये इसी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, सोशल मूवमेंट के लिए लोगों को अवेयर भी कर रही हैं। देन इलेक्टोरल एंड डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, तो ये इंगेज होती हैं, मतलब वोटर एजुकेशन में भी ये इंगेज रहती हैं, कैंपेन फाइनेंस रिफॉर्म करती है, डेमोक्रेटिक अवेयरनेस फैलाती हैं लोगों तक। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स इस तरीके से जो कि ट्रांसपेरेंसी लेके आई है पॉलिटिकल फंडिंग में, है ना, ADR, और ये भी फंडिंग पे चला भी तो था ना, इस तरीके से कुछ फंड्स करके चले थे, कूपन्स चले थे, तो इस तरीके से करके, ठीक है। तो कंक्लूड अगर हम करें तो एक वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी, वाइब्रेंट का मतलब जो काम कर रही है, एक्टिव है, वो इंश्योर करती है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को बढ़ाती है, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, स्ट्रेंथन करती है कि स्टेट भी रिस्पॉन्सिव रहे, ठीक है, टू पीपल ओवर पावर एंड प्रॉफिट, और सिर्फ अपने पावर एंड प्रॉफिट में ना रहे, वो क्या रहे स्टेट भी रिस्पॉन्सिव रहे टुवर्ड्स द पीपल एंड पीपल्स नीड्स, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज ट्रेनिंग इज कंसिडर्ड एज पेड हॉलीडेज कमेंट। ट्रेनिंग एक तरीके की ऐसी हॉलीडेज हैं जिनमें आपको पेमेंट भी मिल रही है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेनिंग है क्या। ट्रेनिंग इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस, एक स्ट्रक्चर तरीके से जब आप इंप्रूव करते हो किसी की स्किल, नॉलेज एंड एटीट्यूड को, जैसे कि एफिशिएंसी आए पब्लिक सर्विस डिलीवरी में, तो उसको हम ट्रेनिंग कहते हैं, ठीक है। जो हर एक की होती है, जैसे कि जिनका भी सिलेक्शन होगा IAS IPS IFS IRS सब किसी में भी, IAS में, तो उनका सबसे पहले ट्रेनिंग होगी कि उनको सिखाया जाएगा, उनको स्किल्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड सिखाया जाएगा, जिससे कि वो पब्लिक सर्विस अच्छी तरीके से एफिशिएंटली कर पाए, ठीक है। अब ट्रेनिंग को हमने क्यों माना पेड हॉलीडेज़ हैं। सबसे पहला है इट्स अ लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि इस टाइम पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, कोई क्लियर आउटकम एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है ट्रेनिंग सेशन से, ठीक है। दूसरा है पुअर रेलेवेंस, मतलब क्या है, मॉड्यूल्स ऑफन आउटडेटेड हैं या बहुत ज़्यादा नॉट रोल स्पेसिफिक नहीं है, कुछ भी बढ़ा रहे हैं उठा के, ऐसी चीज़ें भी जो शायद प्रैक्टिकल लाइफ में काम ही ना है। पैसिव पार्टिसिपेशन है, ऑफिशियल्स अटेंड करते हैं फॉर्मेलिटी के लिए और सीखते भी नहीं है, बहुत सारे लोग जिस आ गए क्लास में बैठ गए, ठीक है, ऐसा रहता है।
कंफर्टेबल इन्वायरमेंट, रेजिडेंशियल जो ट्रेनिंग्स होती हैं जनरली वो रिसेंबल करते हैं रिट्रीट्स एंड नॉट वर्कशॉप्स की तरह काम नहीं करती। वो जनरली एक कमरे में आपको इसी वाले कमरे में बिठा के आपको चीज़ें सिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल इन्वायरमेंट है, वो वाला इन्वायरमेंट ही नहीं है जहाँ पे आपको रह के काम करना है। मिनिमल मॉनिटरिंग, बहुत ज़्यादा पोस्ट ट्रेनिंग परफॉर्मेंस कैसी रही उसको रेयरली आप देखोगे तो कहीं असेसमेंट नहीं होता उसका। इंसेंटिव विदाउट आउटपुट, प्लस में ट्रैवल स्टे सैलरी कंटिन्यू रहती है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, तो इंसेंटिव है, लेकिन इंसेंटिव तो बहुत सारी दे रहे हैं लेकिन आउटपुट उस चीज़ का कुछ ऐसा नहीं है, कोई काम थोड़ी हो रहा है, उसको सिर्फ सिखाया जा रहा है। एग्जांपल है मिड करियर आईएएस ट्रेनिंग जो है वो रिपोर्ट करती है लो इंगेजमेंट, ज़्यादा इंगेजमेंट नहीं होती है, पूरा आउटकम ट्रेनिंग, और ज़्यादा लोग सीरियस होकर करते भी नहीं है फिर उसको। तो ये सारे कुछ कारण हैं, अकाउंटेबिलिटी नहीं हो पाती है, रेलेवेंस नहीं, आउटडेटेड चीज़ें पढ़ा रहे हैं, पैसिव पार्टिसिपेशन है, फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में कर रहे हैं, जो कि एक तरीके के रेजिडेंशियल ट्रेनिंग्स है ना, जो कि रिट्रीट्स हैं, वर्कशॉप्स नहीं। मिनिमल मॉनिटरिंग है, अच्छे से करने, इंसेंटिव विदाउट आउटपुट। एग्जांपल इज लाइक अ मिड करियर आईएएस ट्रेनिंग जिन्होंने रिपोर्ट करा है लो एंगेजमेंट एंड पुअर आउटकम ट्रैकिंग। नाउ इंपॉर्टेंस क्या है ट्रेनिंग की गवर्नेंस में? सबसे पहला है ऑफकोर्स ये सर्विस डिलीवरी को अच्छा करेगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इनोवेशन कैपेसिटी को बढ़ाती है। अडेप्ट टू पॉलिसी शिफ्ट्स में, जब ट्रेन आप करते हो, ट्रेन्स फॉर इमर्जिंग लाइक एरियाज, और बहुत सारी, और जैसे कि हमारा जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी, दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन में, वो बदल रही है दिन, तो आपको उसके चलते आपकी पॉलिसी शिफ्ट में अडेप्ट आपको करना पड़ेगा। उस अडेप्टेशन के लिए आपको एरियाज लाइक एआई, क्लाइमेट, गवर्नेंस, इन सारी चीज़ों को पढ़ाया जाता है। प्रमोट एथिकल गवर्नेंस, बहुत सारी वैल्यूज़ भी आपके अंदर रीइंफोर्स की जाती है, जैसे कि इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड एम्पैथी। बिल्ड सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच, आपको ऑफिसर्स को ज़्यादा रिस्पॉन्सिव एंड इंक्लूसिव बनाया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल आप देखो मिशन कर्मयोगी है, जिसका मेन फोकस ये कि कैपेसिटी कैसे बिल्ड करें डिजिटल एंड बिहेवियरल मॉड्यूल्स के थ्रू, बिहेवियर एंड डिजिटली उनको कैसे एडवांस करना है, ठीक है। मेजर्स क्या है जैसे कि आप मेक कर सकते हो ट्रेनिंग को इफेक्टिव, ये तो हमने सबसे देख लिया कि इंपॉर्टेंस क्या है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मेजर्स क्या है टू मेक द ट्रेनिंग इफेक्टिव। सबसे पहला रोल स्पेसिफिक मॉड्यूल्स हैं, टेलर्ड टू डिपार्टमेंट एंड फंक्शन, कि आप रोल स्पेसिफिक मॉड्यूल्स दो, आप जिस डिपार्टमेंट में काम करोगे उससे रिगार्डिंग आप उसकी ट्रेनिंग दो। पोस्ट ट्रेनिंग एवोल्यूशन भी कराओ, कितनी लिंकिंग लर्निंग हुई है फील्ड परफॉर्मेंस में, कितना आप परफॉर्म कर पा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप एवोल्यूट करो कि जो सीखा था उसको कुछ अच्छा हुआ भी कि नहीं हुआ। प्रैक्टिकल की स्टडीज दो, रियल लाइफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिनेरियोज दो, जिससे कि बेटर इंगेजमेंट हो पाए, बेटर वो सीख पाए चीज़ों को। पीयर एंड पब्लिक फीडबैक भी होना चाहिए, 360 डे असेसमेंट होना चाहिए बिहेवियरल इम्पैक्ट का, स्पेसिफिकली कि उनका बिहेवियर आपके प्रति कैसा था, उसका आप एक असेसमेंट दो, फीडबैक लो लोगों से एंड अपने उनके पीयर्स, उनके आसपास के कोलीग से। इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स मस्ट रिपोर्ट आउटकम, रिपोर्ट भी करो भैया, हमने ये पढ़ा था, ये रिजल्ट आया, और अगर उसमें कुछ चेंज हो सकता है तो उसमें चेंज करो, इंप्रूवमेंट करो, चीज़ों से हो। एग्जांपल लबासना की इंटीग्रेटेड फीडबैक एंड इनोवेशन लैब्स हैं इन फेज 2 ट्रेनिंग में, तो इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। जैसे लबासना में से होता है कि फीडबैक मांगा जाता है इस तरीके से। नाउ बात करते हैं कंक्लूजन की। तो टू ट्रांसफॉर्म ट्रेनिंग फ्रॉम फॉर्मेलिटी टू इम्पैक्ट है ना, अगर आपको ट्रेनिंग को एक फॉर्मेलिटी से इम्पैक्ट में, मतलब उसको इम्पैक्टफुल बनाना है, तो इट मस्ट बी गोल ड्रिवन होना चाहिए, रोल रेलेवेंट, रोल के अकॉर्डिंग तो गोल लो, एंड उसको परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट से भी, परफॉर्मेंस अप्राइजल भी उसका टाइम टू टाइम करते रहो, और उसमें भी आउटडेटेड मत रहो, उसमें भी अपडेट करते रहो अपने आप को। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। दैट्स इट, वी हैव डन इट। अच्छा, मैं बताना चाहती हूँ दैट यू हैव टू वॉच क्लासेस अगेन एंड अगेन, एटलीस्ट 3 टाइम्स आपको देखना पड़ेगा, एंड तीनों टाइम आपको कीवर्ड्स लिखने पड़ेंगे, एंड यू नीड टू रिवाइज दैम थॉरोली तभी, और आंसर प्रैक्टिस भी आपको 3 बार एटलीस्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपके 300+ आ पाएंगी। दैट्स इट।